हेलो बच्चों। तो आज हम अपना अध्याय 8 शुरू करेंगे। अध्याय 8 का नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें जिस शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए वो है स्वास्थ्य। ठीक है। तो आप नोट्स भी अपने बनाते चलेंगे और अच्छे से समझते भी चलेंगे। स्वास्थ्य स्वास्थ्य को हम इंग्लिश में कहते हैं हेल्थ। क्या कहते हैं? हेल्थ। तो अगर हमें डिफ़ाइन करना हो इसे, यानी कि इसकी हमें प्रॉपर डेफिनेशन, इसको हमें परिभाषित करना हो तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ये क्लियर करो कि हम बोलते हैं ना कि भाई ये व्यक्ति जो है इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं है, यानी कि इसे कोई डिजीज़ नहीं है, इसीलिए ये स्वस्थ व्यक्ति है। लेकिन सिर्फ रोग ना होना ही यह निर्णय नहीं लेता कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं, यानी कि कोई व्यक्ति हेल्दी है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति, हम ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तो इसका निर्धारण 3 चीज़ों के द्वारा होता है। सबसे पहले उसमें आता है शारीरिक। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है मानसिक, और तीसरी चीज़ जो आती है सामाजिक, यानी कि फिजिकली, मेंटली और सोशली तौर पर कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है तभी हम उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि हाँ ये व्यक्ति स्वस्थ है। ठीक है। शारीरिक तौर पे क्या मतलब हो गया कि अगर उसे कोई रोग ना हो, उसके शरीर के सारे अंग तंत्र, यानी कि पाचन तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र और एट्सेट्रा, जितने भी शरीर में तंत्र होते हैं वो कोई भी खराब कार्य नहीं कर रहे, यानी कि उनमें कोई किसी प्रकार का रोग नहीं लगा है, तो हम कहेंगे शारीरिक तौर पर ये मनुष्य स्वस्थ है। अब दूसरी चीज़ है मानसिक, यानी कि वो मेंटली भी ठीक है, वो किसी प्रकार के तनाव से नहीं गुजर रहा है, किसी प्रकार का उसमें कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि ट्यूमर हो गया मस्तिष्क में या एट्सेट्रा, कुछ भी बात, वो निर्णय ले सकता है क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है सामाजिक, यानी कि इससे मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कितना व्यवहारिक है, वो अपने आसपास के लोगों से कैसा व्यवहार कर रहा है। उसे या तो जल्दी गुस्सा आ जाता है, या वो चुपचाप बैठा रहता है, या वो अच्छे से सबसे मिलजुल लेता है। तो उस आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ है। अगर ये तीनों चीज़ सही हो रही है तो इन तीनों में से भी अगर एक चीज़ गलत हो रही है, मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसे कोई रोग नहीं है, उसके शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं है और वो सामाजिक भी है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं वो लोगों से मिलजुल रहा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं घुटन है उस व्यक्ति को, वो तनाव से गुजर रहा है, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तब ये चीज़ ठीक नहीं है, तो उस व्यक्ति को हम स्वस्थ नहीं कह सकते। स्वस्थ होने के लिए क्या ज़रूरी है? ये तीनों चीज़ बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है। यानी शारीरिक रूप से भी वो मजबूत होना चाहिए, मानसिक रूप से भी वो व्यक्ति मजबूत होना चाहिए, और सामाजिक रूप से भी वो मजबूत होना चाहिए। ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या शॉर्ट में कहते हैं WHO, उन्होंने स्वास्थ्य या हेल्थ के लिए एक परिभाषा दी है। वो परिभाषा क्या है आप लिख लेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे पूरा नाम लिख सकते हो इंग्लिश में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी चीज़ें आपको जीके के लिए बहुत ज़रूरी है, अपना जनरल नॉलेज भी आपको बढ़ाना चाहिए, सामान्य ज्ञान जिसे कहते हैं। ठीक है। शॉर्ट में कह देते हैं WHO। तो इन्होंने 1984 में, सन 1984 में स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी। स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी, और वो परिभाषा क्या थी वो अब आप लिखेंगे। उन्होंने कहा था
स्वास्थ्य का अर्थ रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वस्थता ही नहीं है। इसे, इसके बाद में यहाँ लिखूंगी ऊपर, नीचे आपको क्लियरली नजर नहीं आएगा। इसे पूर्ण रूपेण, इसके बाद ही लिखेंगे आप यहाँ से, ठीक है। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ये आप स्वास्थ्य की परिभाषा लिखेंगे। ये आपका पहला नोट हो गया। क्या लिखा आपने? स्वास्थ्य की परिभाषा लिखी कि स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वस्थता से ही नहीं है। हम क्या बोलते हैं कि ये व्यक्ति में कोई रोग नहीं है तो ये स्वस्थ है। अगर किसी व्यक्ति में रोग है तो उसको हम कहेंगे कि ये स्वस्थ नहीं है। लेकिन सिर्फ शारीरिक तौर पर ही निर्धारण नहीं होता, जैसे कि आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले समझा चुकी हूँ। तो स्वास्थ्य का अर्थ रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वस्थता ही नहीं है। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया। यानी कि तीनों चीज़ों का मजबूती के साथ एक इंसान में पाया जाना ही ये निर्धारित करता है कि ये सामने वाला व्यक्ति स्वस्थ है या फिर स्वस्थ नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगली चीज आप लिखेंगे इसमें, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहला इसमें आता है आनुवांशिक विकार। आनुवंशिक विकार, ठीक है। दूसरी चीज जो आती है वो आती है संक्रमण। तीसरी चीज जो आती है वो आती है जीवन शैली। ठीक है, तो ये तीनों चीज जो है ये कारक हैं, ये यानी कि प्रभावित करते हैं किसी व्यक्ति को स्वस्थ रखने में या फिर अस्वस्थ रखने में। तो सबसे पहले इन शब्दों का मीनिंग जानते हैं। आनुवांशिक विकार का मतलब क्या है? आनुवांशिक का मतलब है जन्मजात, विकार मतलब कोई रोग। ठीक है, तो ऐसे रोग जो जन्म से ही किसी व्यक्ति में हो, यानी कि हम कहते हैं ना कि किसी कोई व्यक्ति जो पैदा हुआ है उसे दिखता नहीं है, बचपन से ही वो देख नहीं पाता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये उसका एक आनुवांशिक विकार है। हालांकि आप आनुवांशिक विकार पढ़ चुके हो, आप लोग पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हो, याद होगा आपको। तो उसमें कुछ उदाहरण हमने पढ़े थे, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, फिर आपने पढ़ा था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, फिर आपने देखा था टर्नर सिंड्रोम। तो ये सभी के सभी क्या है? आनुवांशिक विकार, यानी कि ये जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें ये बीमारियां कैसी होती हैं? जन्मजात होती है, जन्म से ही मौजूद होती है। तो ये किसको प्रभावित कर रहे हैं? किसी व्यक्ति के हेल्थ को, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आनुवांशिक विकार का मतलब क्या है।
अगली जो चीज़ है संक्रमण, संक्रमण को हम कहते हैं इन्फेक्शन होना, ठीक है। जैसे संक्रामक रोग होते हैं कुछ संक्रामक रोग, जैसे कि अभी जो बहुत कॉमन चल रहा है जिसकी वजह से आपकी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, कोरोना। यानी कि ये ऐसा रोग है कि जो अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है कोरोना से और उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आ गया है तो उसमें भी ये ज़रूर होगा, ठीक है। तो इसीलिए संक्रमण जो है ये भी निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं। जैसे जुकाम खांसी है ना, तो ये सारे चीज़ कैसे हैं, ये संक्रामक रोग होते हैं जिनके बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। और ठीक है, जीवन शैली, किसी व्यक्ति की जीवन शैली कैसी है, यानी कि लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि उसका रहन सहन कैसा है, वो खान पान क्या है। ये नहीं कि डेली की डेली भाई समोसे खा रहे हैं और चिकनी चीज़ें खा रही हैं तो उनसे क्या होगा, उनसे मोटापा भी होगा, हार्ट अटैक होगा, ठीक है, उनसे डायबिटीज़ जैसी समस्या भी हो सकती है, या जितनी भी भयंकर बीमारियां होती हैं वो सभी खुद ही इंसान आजकल अपने आप में दावत दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जीवन शैली। क्या हम नियमित व्यायाम कर रहे हैं, क्या हम सिर्फ बैठे ही बैठे हुए हैं बहुत देर तक, क्या हम चल फिर रहे हैं, तो ये भी डिसाइड करती है कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं। तो इसी को कहते हैं जीवन शैली, यानी कि अपने जीवन को जीने का तरीका हम किस तरीके से अपना रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको 3 चीज़ ध्यान रखनी है, आनुवांशिक विकार जिसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं इंग्लिश में, संक्रमण जिसे हम इन्फेक्शन कहते हैं, तीसरा है जीवन शैली जिसे हम लाइफस्टाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगली चीज़ देखते हैं जो हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, वो है, मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगी कि आपको अपनी किताब की रीडिंग ज़रूर करनी है। ये तो मैं आपको छोटे छोटे नोट्स दे रही हूँ, लेकिन आपको अपने खुद के भी नोट्स बनाने हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर पढ़नी है। अब देखते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अगली जो हेडिंग है वो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी। यानी कि अब हम देखेंगे कि एक हेल्दी व्यक्ति के लिए, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जीवन यापन के लिए। सबसे पहले तो हमें अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए। संतुलित आहार, आहार आपको पता ही है, फूड यानी कि भोजन, जो हम भोजन खा रहे हैं उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए। पोषक तत्व आप जानते ही हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जल हो गया, फाइबर हो गया, तो ये सभी चीज़ें जो हैं हमारे आहार में मौजूद होना चाहिए। और हमारा जो भोजन है वो साफ जगह भी बनना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऐसी जगह बनना चाहिए जहाँ पर बर्तन वगैरह सब अच्छे से साफ हैं, उनमें कोई कीटाणु जीवाणु ये सारी चीज़ मौजूद ना हो, ठीक है। संतुलित आहार सबसे मेन चीज़ है। अगली चीज़ है व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब ये है कि हम अपना खुद को कितना साफ सुथरा रख रहे हैं, हम क्या डेली नहा रहे हैं। जैसे अभी कोरोना में है, आपको ये बताया जाता है कि मास्क लगाना है, ठीक है। गंदी जगहों में ऐसे अपने हाथों को नहीं लगाना है, ठीक है। हाथों को अपने मुंह से टच नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि जो वायरस है वो किसी ना किसी रूप में हमारे मुंह से या फिर नाक से हमारे अंदर शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम अपने आसपास और मेनली अपना खुद को हम डेली नहा रहे हैं, अपने कपड़ों को धो रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि पानी डाल लिया और हम नहा लिए, एक तरीके से खाना पूर्ति नहीं, अपने शरीर के अंगों को प्रॉपर तरीके से हम साफ सुथरा रख रहे हैं या नहीं, इसी को कहते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है। तो अगर हम अपने आप को स्वच्छ रख रहे हैं तो क्या होगा, हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। अगली जो चीज़ है वो है नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम, नियमित व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज या फिर योगा भी आप कह सकते हैं। योगा, मेडिटेशन, ठीक है, एक्सरसाइज, ये तो आजकल आपको
जगह जगह इसके लिए सेंटर खुले हुए हैं, जगह जगह इनके लिए वर्कशॉप होती हैं। क्यों? क्योंकि आजकल की भागम भाग ज़िंदगी में क्या हो रहा है कि इंसान अपना खुद का ख्याल नहीं रख रहा है, जो मिल गया वो खा लिया, ठीक है, जो कपड़े मिले वो पहन लिए, साफ़ है या नहीं ये ध्यान नहीं रखा, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगी, हमारी जो हेल्थ है वो खराब हो सकती है। अगली जो चीज़ है वो है संक्रामक रोग के लिए टीकाकरण। तो संक्रामक रोग के लिए टीकाकरण का मतलब क्या है? यानी कि ऐसे रोग जो फैलते हैं, क्या उनके लिए हम वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं? जैसे आपको पता है छोटा बच्चा जो है उसका एक मेडिकल रिपोर्ट होती है पूरी, कि उसे इतने महीनों में या इतने वर्षों में ये इंजेक्शन, ये टीका ज़रूर लगना ही है। तो वो क्यों है? जैसे मीज़ल्स के लिए हैं, चिकन पॉक्स के लिए हैं, यानी कि छोटी माता बड़ी माता जैसे जिन्हें कहते हैं, ठीक है। फिर ये ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के लिए टीके हैं, ठीक है। विटामिन की कमी ना हो उनके शरीर में, इसके लिए टीके लगते हैं। तो उन टीकों का लगना, उन वैक्सीन का लगना शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब वो हमारे शरीर में टीका लग जाता है तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी, जैसे हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, ये भी एक टॉपिक है जो इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, इम्यूनिटी, ठीक है। तो टीका लगने से क्या हुआ, जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। हम इजीली या कह सकते हैं आसानी से रोगों के संपर्क में नहीं आ सकते। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें प्रॉपर ध्यान रखना है कि क्या हमें BCG का इंजेक्शन लगा हुआ है जिससे हमें टीबी ना हो, ठीक है, हमें क्या और पोलियो का टीका लगा हुआ है जिससे हम पोलियोग्रस्त ना हो। तो ये सभी चीज़ों की जानकारी और हमारे भीतर जागरूकता होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगला जो शब्द हम समझेंगे वो है रोग, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डिजीज़। रोग को हम कहते हैं डिजीज़। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर समझाऊंगी। जब एक या अधिक अंग या अंगतंत्र के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा जिससे शरीर में विभिन्न लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो इसे रोग कहते हैं, ठीक है। तो ये रोग की परिभाषा हो गई। क्या मतलब हो गया इसका? जब एक या अधिक अंग या अंग तंत्र के कार्यों पर, अंग तंत्र आपको पता ही है, पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया। पाचन तंत्र मान लो जैसे मुंह से लेकर पूरा आपकी जो ग्रसनी हो गया, ग्रास नली, ठीक है, फिर आपका यकृत, आमाशय, ये सारी चीज़ आ जाती है। फिर छोटी आंत, बड़ी आंत। मान लो कि किसी भी एक अंग में कोई रोग हो गया, मान लो यकृत में रोग हो गया, तो क्या होगा, यकृत जो है वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएगा, खाना जो है वो ठीक से नहीं पचेगा। तो इससे क्या हो गया, पूरा जो अंग तंत्र है वो प्रभावित हुआ। फिर क्या हो गया, शरीर में हमें विभिन्न लक्षण आने लगते हैं। जैसे कि सामान्य लक्षण जो होता है बुखार आना, ठीक है। तो ये सभी क्या लक्षण होते हैं, जो ये बताते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि हाँ अब तुम्हारे भीतर कोई रोग उत्पन्न हो चुका है। जैसे कोरोना है, कोविड-19, उसमें आपको पता है लक्षण
बताए जाते हैं। क्या लक्षण बताए जाते हैं कि भाई बुखार आता है कुछ दिनों तक लगातार तेज आता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होते हैं कि गले में खराश हो जाती है, ठीक है, गला बैठ सा जाता है, फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। और अब तो डेली नए नए लक्षण आ रहे हैं इसके कि उल्टी दस्त वगैरह भी इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये सभी लक्षण हमें ये दर्शाते हैं कि हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो गया है। तो ये परिभाषा है, जब एक या अधिक अंग या अंग तंत्र के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। प्रतिकूल मतलब विपरीत, बुरा प्रभाव। प्रतिकूल का विलोम शब्द होता है अनुकूल। अनुकूल मतलब अच्छा, प्रतिकूल मतलब बुरा। प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा जिससे शरीर में विभिन्न लक्षण उत्पन्न होते हैं तो इसे रोग कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम देखें रोग को बड़े तौर पर अगर हम बांटें, यानी कि मुख्य रूप में बांटें, तो इन्हें हम दो तरीकों से बांटते हैं। एक होता है संक्रामक रोग, एक होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, ठीक है। तो संक्रामक रोग आपको पता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसका सबसे कॉमन उदाहरण जो अभी चल रहा है वो आप लिख सकते हैं कोरोना, ठीक है। और दूसरा एड्स। इस एड्स के बारे में पूरी जानकारी आपके इसी चैप्टर में दी गई है जो हम पढ़ेंगे। असंक्रामक रोग क्या होता है? नहीं, अ का मतलब नहीं, ऐसे रोग जो उसी व्यक्ति में रहता है और अगर उस व्यक्ति के संपर्क में 10, 50, 100 जितने भी लोग आ जाएं तो उनमें वो नहीं ट्रांसफ़र होता, उनमें वो नहीं फैलता है। तो इस प्रकार के रोग को हम कहते हैं असंक्रामक रोग। तो असंक्रामक रोग के उदाहरण क्या हो गया? कैंसर हो गया, ठीक है। या फिर मान लो कि हम कहीं चल रहे हैं और गिर गए और हमें चोट लग गई, तो क्या वो चोट किसी दूसरे व्यक्ति को भी लग जाएगी जो हमारे साथ खड़ा हुआ है? नहीं, जिसे चोट लगी हुई है दर्द भी उसे ही है और खून भी उसे ही बहेगा। तो कैंसर या फिर चोट लगना ये सब क्या है? असंक्रामक रोग है। हालांकि इनके बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन फिलहाल आप अभी दो ही याद रखिए, दोनों के दो दो। रोग को हम दूसरे रूपों में भी बांट सकते हैं। ये तो हो गए मुख्य रूप में बांटना, यानी कि मोटे तौर पर रोग को दो रूपों में बांटा गया। कौन सा? संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। रोग को हम दूसरे तरीके से भी बांटते हैं, वो है एक जन्मजात रोग और एक होता है उपार्जित रोग। जन्मजात रोग का मतलब क्या है? नाम से ही स्पष्ट है। इनको हम जन्मजात रोगों को हम आनुवांशिक रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिक रोग। यानी कि ये ऐसे रोग होते हैं जो जन्म से ही मौजूद रहते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम इसके उदाहरण है। उपार्जित रोग क्या होते हैं? ये ऐसे रोग होते हैं जो जन्म के बाद आते हैं, यानी कि कोई चोट लग गई या किसी को एड्स हो गया या किसी को कैंसर हो गया या किसी को पीलिया हो गया, टीबी हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, तो ये सभी क्या है? उपार्जित रोग। उपार्जित का मतलब क्या है? जन्म के बाद। ये ऐसे रोग हैं जो जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं शरीर में, ठीक है। तो इस तरीके से भी रोगों को दो प्रकारों में बांटा जाता है, ठीक है बच्चों। तो एक चीज़ और समझनी है अभी हमें, एक नहीं दो शब्दों का मीनिंग और समझना है हमें अभी। एक होता है रोगजनक, ठीक है, और दूसरा होता है रोगवाहक। रोगजनक को हम कहते हैं पैथोजन इंग्लिश में, ठीक है। और रोगवाहक को हम कहते हैं या तो वेक्टर VECTOR या फिर कहते हैं कैरियर। ये है क्या? अब ये आपको पता होना चाहिए। रोगजनक नाम ही है, यानी कि रोग को पैदा करने वाले। ये ऐसे जीव होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो वे जीव जो रोग को जन्म देते हैं या कह सकते हैं उत्पन्न करते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पूरा सेंटेंस लिखेंगे कैसे? वे जीव जो रोग को जन्म या उत्पन्न करते हैं रोगजनक कहलाते हैं, या फिर पैथोजन भी हम उन्हें कहते हैं।
रोग वाहक क्या है? ये ऐसे जीव होते हैं, वे जीव जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो रोगजनक क्या हो गए? पैथोजन। वे जीव जो रोग को उत्पन्न या जन्म देते हैं। रोगवाहक क्या हो गए? वे जीव जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जैसे मलेरिया रोग है, इसको समझते हैं, ये आप लिख चुके होंगे। समझते हैं हम उदाहरण लेके मलेरिया का। मलेरिया आपको पता है एक रोग है जिसमें बुखार आता है, बहुत ठंडी लगती है, और हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि ये रोग जो है वो मच्छर के काटने से हुआ है। लेकिन अगर इसको हम बारीकी से समझें तो ऐसा नहीं होता है। मलेरिया में जो रोगजनक है, यानी कि ये रोग जिसके द्वारा पैदा किया गया है, वो एक प्रोटोजोआ होता है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है। आप 11th क्लास में पढ़ ही चुके हो प्रोटोजोआ, ठीक है, पॉलीफेरा, ये सब क्या चीज़ होती हैं। तो मलेरिया रोग को उत्पन्न करने वाला एक प्रोटोजोआ है, इसका नाम प्लाज्मोडियम होता है। और मलेरिया में जो रोग वाहक होता है वो मच्छर होता है, जिसे हम मादा एनोफिलीज कहते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर। हम कहते हैं कि भाई मलेरिया रोग हो गया, मच्छर काटने से हो गया, नहीं, ये मादा एनाफिलीज मच्छर तो बस इस प्लाज्मोडियम को लेके आया है। क्या होता है, ये मच्छर उड़ रहे होते हैं, ठीक है, तो मान लो ये मच्छर है, ये उड़ रहा होता है, तो क्या हुआ, ये मच्छर जब इस प्लाज्मोडियम के पास पहुंच गया बाई चांस, जैसे पता नहीं रहता उन्हें कि हाँ भाई यहाँ पे प्लाज्मोडियम कहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये उड़ रहा है, मान लो ये प्लाज्मोडियम के संपर्क में आ गया, तो ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, इससे चिपक जाता है, इसकी लार ग्रंथि से एनाफिलीज मच्छर की लार ग्रंथि से। और फिर जब ये मच्छर मनुष्य के पास पहुंचता है, उसे काटता है, तो क्या होता है, काटने से वो लार ग्रंथियों से निकलता हुआ प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, जिससे मलेरिया रोग हो जाता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मलेरिया रोग को उत्पन्न करने वाला एक प्रोटोजोआ है, ना कि एक मच्छर है। मच्छर तो जस्ट इस प्लाज्मोडियम को लेके आया है मनुष्य के पास, ठीक है। तो मलेरिया का रोगजनक कौन हो गया? प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ है, और रोगवाहक यानी कि रोगजनक को ले जाने वाला। रोगवाहक क्या होते हैं कि वे जीव जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मादा एनाफिलीज मच्छर ने क्या किया, मादा एनाफिलीज मच्छर ने, नर का कोई योगदान नहीं होता, जो ये मलेरिया फैलाने वाला काम होता है मादा एनाफिलीज का होता है। तो ये मादा एनाफिलीज ने क्या किया, प्लाज्मोडियम को उठाया, अपनी लार ग्रंथि तक पहुंचाया, और उसके बाद फिर जब मनुष्य को काटा तब वो प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर में पहुंच गया। तो रोगवाहक कौन है मलेरिया में? मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से रोग होते हैं और वो कैसे फैलते हैं, किसके द्वारा फैलाए जाते हैं, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।